अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैंकल एक्सरसाइजेस। फ्रैंकल एक्सरसाइजेस बेसिकली अटैक्सिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डिवाइस की गई थी, जिसे डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल ने जो है डिवाइस किया था। अब अटैक्सिक पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह के पेशेंट जो है कोई भी काम जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो उनको ट्रीट करने के लिए फ्रैंकल ने जो है ये एक्सरसाइज डिवाइस की कि जिसके ज़रिए उनमें इन कोऑर्डिनेशन को ट्रीट किया जा सके। उसका मेन एम जो ही था यही था कि हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास अटैक्सिक पेशेंट आ रहे हैं, उनमें वॉलेंटरी कंट्रोल को बेहतर किया जा सके, उनकी सेंसरी मैकेनिज़्म को जो बाकी रह गई हैं उसको यूज़ करते हुए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, एक तो ये है कि पेशेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी अटेंशन है, वो फुली एक्सरसाइजेस के ऊपर हो और एक्सरसाइजेज जो हैं प्रिसाइज तरीके से परफॉर्म की जाएं। इसके अलावा जो रिपीटिशंस हैं कि हमने किस तरह उसको परफॉर्म करवाना है, तो ये भी चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट हैं। अब मेन मकसद यही था हमारे इस एक्सरसाइज को प्लान करने का कि जो पेशेंट है वो कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए दोबारा जो है अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। अदरवाइज़ टैक्सिक पेशेंट जो हैं इतने डिस्टर्ब होते हैं कि इवन के वो वॉक भी नहीं कर सकते, ठीक है, कोई काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, इवन के वो जस्ट गिलास को भी सही तरीके से नहीं उठा सकते। तो उसकी कुछ टेक्निक्स कह लें या उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्सरसाइज प्लान करनी होती है। सबसे पहला तो ये है कि आपने पेशेंट की जो पोजीशन है उसको इस तरह डिवाइस करना है कि वो कंफर्टेबल रहे, और जब भी आप कोई एक्सरसाइज एक पार्ट पे पोर्शन पे परफॉर्म करवा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप बाकी हिस्से को जो है वो ढक दें किसी कपड़े से। तो इससे ये होता है पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन करके दें उसको एक्सरसाइज की, ताकि जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करवाने लगे उससे उसका एक क्लियर पिक्चर बन जाए उसकी माइंड के अंदर और वो ईज़िली जो है उसको परफॉर्म कर सके। इसके अलावा पेशेंट की फुल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, तो आपने जो है पेशेंट से बार बार जो है बात करते रहना है, उसको उस एक्सरसाइज पे इन्वॉल्व रखना है। इसके अलावा जो स्पीड है मूवमेंट की वो बहुत जो है मैटर करती है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करती है वो किस तरह जो है उसको मेंटेन कर रहा है। मोस्टली 4 टाइम्स होती हैं, वो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट आपका 4 टाइम्स जो है परफॉर्म कर रहा है और जो है उस एक्सरसाइज को ईज़िली जो है एक नॉर्मल रिदम के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो आप जो है उस एक्सरसाइज की जो काउंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है रिदमिक काउंटिंग के ज़रिए या मूवमेंट ऑफ हैंड के ज़रिए या कोई सूटेबल स्टॉप वॉच के ज़रिए जो है ना उस पीरियड को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई भी एक स्पॉट बना दिया आपने, पेशेंट से कहें कि आपने अपने फुट को या हैंड को जो है उस तक लेके जाना है। तो ऐसा ऐसा जब वो एक नॉर्मल जो रेंज है उसमें वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो है अपनी यानी कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होती जाएगी। इसके अलावा जो है जो रिपीटेशंस हैं उसको आपने बार बार करवानी है, ताकि वो उसके जहन में एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं, जो मूवमेंट उससे परफॉर्म करवा रहे हैं, उसके जहन में बैठ जाए। इसके बाद आपने जब उससे रिपीटेडली जो है एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाई, ये नहीं कि आपने उसको रेस्टिंग पीरियड्स नहीं दिए, क्योंकि फ्रिक्वेंट एक्सरसाइजेज के बाद उसके मसल फैटीग होंगे, जाहिर सी बात है उसको रेस्ट पीरियड्स की भी ज़रूरत है। तो आपने कुछ देर के लिए उसको रेस्ट भी अलाउ करना है, जिससे जो है पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए और उस एक्सरसाइज को दोबारा जो है परफॉर्म कर सके। अब प्रोग्रेशन की बात की जाए तो प्रोग्रेशन जो है डिपेंड करती है अल्टरिंग स्पीड पे, रेंज पे और कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज पे। तो अब वो थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है वो किस तरह यानी कि अब पेशेंट को लेके चल रहा है कि किस तरह की वो मूवमेंट किस तरह पेशेंट को जो है उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर रहा है। अब जो है कब भी आप जब कोई भी डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट आया है, टैक्सिक पेशेंट आया है हमारे पास, तो उसकी जब भी री एजुकेशन एक्सरसाइज हमने उसको स्टार्ट करवानी है, तो उसको सबसे पहले हमने लाइन पोजीशन में हमने स्टार्ट करवानी है। तो इसके
जो है कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रैंकल एक्सरसाइजेस की। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सरसाइजेस फॉर लेग इन लाइन। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है लाइन पोजीशन में, तो उसमें होता है कि आपने कोई भी पिलो हेड के नीचे दे देना है ताकि आपका जो पेशेंट आया है उसका हेड जो है रेज हो जाए और कोई भी आप मूवमेंट लेग पे परफॉर्म करवा रहे हैं तो ईजिली उसको देख सके। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है कि अपनी हिप को एबडक्ट करे और एडक्ट करे। तो आपने उसको समझाना है। एबडक्ट और एडक्ट तो पेशेंट नहीं जानता, तो आपने उसको अपना कन्विंस करना है, उसको बताना है कि आपने किस तरह जो है मूवमेंट परफॉर्म करनी है। अब जो आपकी पेशेंट की लेग है वो फुली सपोर्ट होगी किसी भी वो सरफेस में, प्लेन पे या री एजुकेशन बोर्ड में। सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आपने वही हेड रेस रखना है और किसी एक साइड की हिप को और नी को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवानी है उसकी रिपीटली। इसी तरह उसकी ऑपोजिट लेग में भी यही करवाना है। तो इससे ये क्या होगा कि एक जब वो अल्टरनेट मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन जो है ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो थर्ड वन है हमारे पास, उसमें भी आपने पेशेंट की हेड को रेस रखना है और उससे कहना है कि अपने एक साइड की लेग को जो है रेस करे किसी भी एक स्पेसिफिक मार्क की तरफ। अब वो फिज़ियोथेरेपिस्ट का हैंड भी हो सकता है या कोई भी आप बॉल यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई आप मार्किंग कर दें। तो आपने पेशेंट से कहना है कि अपने फुट को उस मार्क तक लेके जाए। तो इस तरह भी उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होगी। जो अब नेक्स्ट डी में बात करें तो हम इसी तरह उसके हेड को रेस रखना है और एक साइड की हिप और नी की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन करवानी है। जब ये हम अल्टरनेट मूवमेंट्स उसे परफॉर्म करवा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन ऐसा ऐसा बेहतर होती जाएगी। एटैक्सिक पेशेंट स्टार्टिंग में तो यही करेगा कि उससे ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही होंगी, वो फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा होगा, एबडक्शन के बाद एडक्शन नहीं कर पा रहा होगा, वो मूवमेंट्स को भूलना शुरू कर देगा, उससे कोऑर्डिनेटली मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रहे होंगे। लेकिन ऐसा ऐसा जब हम उसको एजुएट करते जाएंगे तो क्या होगा, वो उन मूवमेंट को परफॉर्म करना शुरू कर देगा अल्टरनेटिवली। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं लेग्स की सिटिंग पोजीशन में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोई भी एक लेग को हम स्ट्रेच कर लें और हम जो है फ्लोर में कोई निशान बना दें और पेशेंट से कहें कि आपने अपनी हील को उस निशान तक जो है लेके जाना है। या फिर हम कोई अल्टरनेट लेग को जो है स्ट्रेच कर लें और इसी तरह जो है अपनी हील को या टो को किसी स्पेसिफाइड मार्क की तरफ लेके जाए पेशेंट। और इसी तरह या स्ट्राइट सीटिंग में हम जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लें स्टैंडिंग में या फिर और दोबारा फिर सिट कर जाए पेशेंट। इस तरह भी उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। जिस तरह आम दिनों में जब हम छोटे होते थे तो टीचर हमें कहती थी कि सिट डाउन का खेल खेलते हैं, तो वही भी आपने पेशेंट से भी करवाना है ताकि उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, कि आप जो उससे बोल रहे हैं उसको वो समझ के जो है मूवमेंट परफॉर्म करे। तो इस तरह भी उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। इसके अलावा आपने उसको जो है कहना है कि अपनी फ़ीट को जो है किसी भी जब जिस चेयर पे वो बैठा हुआ है या जिस स्टूल पे वो बैठा हुआ है उसके बैकवर्ड ले जाए और अपनी ट्रंक को इस तरह फॉरवर्ड इंक्लाइन करे कि उसका जो बैक है वो इंक्लाइन हो जाए और जिस वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ ओवर द बेस आ जाए। और पेशेंट जो है अपनी लेग्स को एक्सटेंड करेगा और अपने आप को जो है पीछे की तरफ धकेलेगा किसी भी बार का यूज़ करते हुए अपने हाथों के ज़रिए। अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं फॉर लेग इन स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग में बात करें तो हम स्ट्राइट स्टैंडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्राइट स्टैंडिंग होती है कि आप अपने पैरों को थोड़ा सा खोल के खड़े होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि वेट ट्रांसफ़र करना है एक फुट से दूसरे फुट में। पहले एक फुट पे जो है वेट डालना है, फिर दूसरे फुट पे वेट डालना है। तो इसी तरह स्ट्राइट स्टैंडिंग के अंदर ही आपने वॉकिंग करवानी है पेशेंट से साइड वेज में। कि पेशेंट खड़ा हुआ है आपका, आपने उसको कहना है कि साइड वॉकिंग करे, कि अपने फुट को जो है साइडली वॉक करे। तो जो है थर्ड वन हमारे पास क्या है कि हमने पेशेंट से कहना है कि वॉक करे, किसी भी स्पेसिफाइड मार्क आपने उसको बना दिया है उसके ऊपर जो है उसने जो है वॉक करनी है, अपने फुट को जो है उसी उसने मार्क के ऊपर प्लेस करना है। या इसके अलावा हमारे पास होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं स्टैंडिंग के अंदर ही कि वो टर्न अराउंड करे, कि जैसे हम बचपन में बच्चे होते हैं वो खेलते होते हैं तो ऐसे कूदते कूदते जो है अपने फेसिस को डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। तो पेशेंट को भी हमने यही कहना है कि वो लेके जाए। लेकिन जो अटैक्सिक पेशेंट होगा उसको डिफ़िकल्टी होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी मार्क्स बना दें वहाँ पे, ताकि वो उसके ज़रिए जो है ना उसको ईज़िली
परफॉर्म कर सके मूवमेंट को। अब इसके अलावा हम उसको कहते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में ही वॉकिंग करे, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करे। कोई भी आपने ऑब्स्टेकल्स यूज़ कर लिए हैं तो उसको जो है अवॉइड करता हुआ वॉकिंग करे, डायरेक्शंस को चेंज करे अपनी, तो इससे भी वो जो है काफ़ी हद तक जो है अपनी कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज होती हैं आर्म्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास आती है सिटिंग में, कि हमने अपने आर्म्स को सपोर्ट करना है किसी भी टेबल पे या स्लिंग के ज़रिए। हमने फिर पेशेंट से कहना है कि शोल्डर फ्लेक्शन करे, एक्सटेंशन करे, अपने हैंड को किसी स्पेसिफाइड मार्क में लेके जाए। हमने कोई भी आप बॉल यूज़ कर लें या कोई आप अपने हैंड को यूज़ कर ले फिज़ियोथेरेपिस्ट, तो उसको पेशेंट को कहना है हमने कि अब आपने अपने हैंड को इस मार्क तक लेके आना है। तो इससे भी उसकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक बेहतर होती है। इसके अलावा सिटिंग में ही हमने एक आर्म को स्ट्रेच किया और हमने किसी थ्रेड के ज़रिए एक स्मॉल हुप या रिंग बनाई, और पेशेंट को कहना है कि उसने अपनी जो फिंगर है, ठीक है, या फिर अगर आप बड़ी रिंग यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड को जो है उसमें से पास आउट करना है। इसके अलावा सिटिंग में ही हमने उसको कहना है कि चीज़ों को पिक करे, उनको एक जगह से दूसरी जगह रखे, ठीक है। कोई जिस तरह हम बचपन में बच्चों को देखा होगा आपने कि एक बॉक्स मिलता था, उसमें डिफरेंट शेप्स के जो है खाने बने होते थे, और हमने उन चीज़ों को इसमें प्लेस करना होता था। तो सेम आप पेशेंट के लिए भी यही यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा कोई पेशेंट है तो उसके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस तरह आप कोऑर्डिनेशन को बेहतर करवा सकते हैं उनमें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रमोट करती हैं मूवमेंट को और रिदम को। तो इन एक्सरसाइज के ज़रिए भी हम जो है काफ़ी हद तक जो है कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सिटिंग पोजीशन में हमने एक हिप को फ्लेक्स करना है और अडक्ट करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रॉस लेग बैठना हमने, कि एक थाई आपकी दूसरी थाई के ऊपर आ जाए। इसी तरह मूवमेंट को जो है रिवर्स करते रहना है, रिपीट करते रहना है काफ़ी टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स। तो इससे क्या होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी कि जब वो अपनी लेग्स को क्लोजली करके बैठ रहा है, अल्टरनेटिवली जो है ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, तो वो यानी कि अब कोऑर्डिनेशन उसकी बेहतर हो रही है। इसके अलावा हाफ लाइन में जो है अगर आप फिगर नंबर बी में देखें तो कैसे कि आपने अपनी एक लेग को एक्सटेंड रखना है और एक लेग जो है आपने उसको प्लेन्स के साइड पे ले जाना है, और जो है हमारी नी को फ्लेक्स कर लेना है अपनी। पेशेंट की नी जब फ्लेक्स हो गई और उसका जो फुट है जो वो फ्लोर पे प्लेस हो गया, तो ये आपने रिपीटली अल्टरनेटिवली जो है परफॉर्म करवानी है। पहले एक लेग पे फिर दूसरी लेग पे, इस तरह जो है उसकी यानी कि वो कोऑर्डिनेटिवली मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो इसको बेहतर कर लेगा, इसका मतलब है उसको कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर हो गई। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास ये है कि हम लीन करें फॉरवर्ड साइड पे, और जो हमारा पूरा वेट है बॉडी का उसको हम अपने फीट पे ले लें। उसके बाद दोबारा स्टैंड करें और फिर सिट करें। तो जिस तरह हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बस पे या किसी जो है अपने स्कूल डेस्क पे ही बैठे होते हैं, तो जगह को थोड़ा सा सेट करने के लिए हम थोड़ा सा उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं, ताकि जो बंदा कोई और बैठना चाह रहा है वो ईज़िली बैठ सके। तो यही एक पोजीशन होती है हमारी, और यही हमने पेशेंट से परफॉर्म करवानी है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वन है आर्म स्विंगिंग। अब जो टैक्सिक पेशेंट होते हैं ना, उनके आर्म भी जो है सही से स्विंग नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करेंगे, कोई भी पोल यूज़ कर लेंगे या कोई स्टिक्स का यूज़ करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको पकड़ेगा और पेशेंट को भी कहेगा कि उसको पकड़े, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है स्विंगिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा। इस तरह जो है उसके जो पेशेंट है उसके हैंड्स भी, उसके शोल्डर्स भी जो हैं वो स्विंगिंग मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। इस तरह क्या होगा, उसकी जो हैंड की स्विंगिंग है वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा हम जो है फिफ्थ वन ये है कि हम उसको कहें कि स्टैंडिंग करे, वॉकिंग करे, बाउंस और कैच करे, थ्रो करे बॉल को। इस तरह जो है उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, क्योंकि जब वो बॉल को थ्रो कर रहा है, कैच कर रहा है, बाउंस कर रहा है, और तो इस तरह उसकी जो आई सेट है वो बेहतर हो रही है, चीज़ों को समझने की जो सलाहियत है उसकी वो बेहतर हो रही है, और उसकी ग्रिपिंग बेहतर हो रही है। तो इस तरह यानी कि हम टोटली उसको यानी कि किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हम उसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करवा रहे हैं। इसके अलावा अदर जो एक्सरसाइजेज हैं, मार्चिंग करवाएं उसको म्यूज़िक पे, या डांसिंग, स्विमिंग पॉसिबल हो तो ये चीज़ें भी हम उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये बात की कहानी है, सिर्फ हमने पहले उससे यही मूवमेंट्स परफॉर्म करवानी है, यही एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है, ताकि जो उसकी कोऑर्डिनेशन है कुछ बेहतर हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं और कमेंट भी करें। शुक्रिया।